हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आर्ट्स हैकर्स पे। जैसा कि बाबू आप सब जानते हैं कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 चैप्टर का देख लिया था, संविधान क्यों और कैसे। आज मैं आपके लिए एक अंतिम पार्ट लेके आया हूं जिसमें पूरे चैप्टर की क्लेरिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अभी मैंने आपको बता दिया था बेटा पूरा संविधान क्या होता है, संविधान के कार्य क्या होते हैं आज, और ये भी बता दिया था कि संविधान का पूरा प्रोसेस क्या था, कैसे संविधान बना। आज मैं कुछ बारीक बारीक पॉइंट बता रहा हूं जिससे कि पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूं बेटा संविधान के मौलिक प्रावधान। संविधान के मौलिक प्रावधान, मौलिक प्रावधान का मतलब क्या है बेटा? मौलिक का मतलब क्या होता है आप सब याद रखेंगे, ओरिजिनल। क्या होता है? ओरिजिनल। अर्थात इस टॉपिक का मतलब हो गया मेरे बाबू कि कौन कौन सी चीजें हैं जो एक संविधान में होनी ही चाहिए, क्या क्या उसकी कंपलसरी नीड्स हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया भाई? सबसे पहली चीज हो गई इसमें कि एक संविधान में ऐसे तत्व होने चाहिए जो देश में रहने वाले सभी लोगों को समानता दे। समानता का मतलब क्या होता है? इक्वेलिटी। और उसके साथ साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी रक्षा करें। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आप हैं, आपके पिताजी रोज ड्रिंक करके आते हैं और आपके साथ और आपकी माताजी के साथ मारपीट करते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या आप पिताजी की रिस्पेक्ट करेंगे? आपका जवाब आएगा नहीं सर, बिल्कुल हम इज्जत नहीं कर पाएंगे। सेम एज इट इज बेटा ऐसा ही, अगर संविधान हमें हमारे राइट्स नहीं देता, हमें हमारे अधिकार नहीं देता, तो हम ऐसे संविधान की भी इज्जत नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छा संविधान वही है जो देश में रहने वाले सभी नागरिकों को क्या दे भाई? समानता दे, ठीक है, एक जैसे अवसर दे, ठीक है, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करे, अधिकारों की रक्षा करे, ठीक है, और सबको कोई ना कोई एक ऐसा मौका दे जिसके जरिए सब उस संविधान को मानने के लिए बाध्य हो जाए। बाध्य होने का मतलब समझते हो ना मेरे बाबू, कि सब मजबूर हो जाए, ना जी हमें तो ये मानना ही पड़ेगा। क्लियर हुई बात? अगर ऐसा नहीं होता है तो देश का संविधान कभी टिक नहीं पाएगा। जैसे कि मैं आपको इधर नेपाल के संविधान के एग्जाम्पल देता हूं। नेपाल का संविधान आपने अभी थोड़े दिन पहले भी देखा होगा, नेपाल में एक रेवोल्यूशन है ना, जो एक जेनजीज की पार्टी आके अचानक से संविधान उखाड़ दिया पूरा, है ना, सब चीजें बदल दी। तो बेसिकली नेपाल में ऐसा होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये एक पास्ट पूरी कहानी है, ठीक है। नेपाल का संविधान लगभग 5 से 6 बार बदला जा चुका है, ठीक है। कितनी बार? लगभग 5-6 बार बदला जा चुका है। क्यों बदला जाता है भाई नेपाल का संविधान? क्योंकि उसमें जो मौलिक प्रावधान होने चाहिए, जो बेसिक पॉइंट्स होने चाहिए, वो है ही नहीं। अब मैं आपको नेपाल की छोटी सी कहानी बताता हूं। 1990 तक नेपाल क्या हुआ करता था बेटा? एक बेसिकली हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, और वहां पे क्या था बेटा? राजशाही चलता था। क्या चलता था? राजशाही, राजशाही या राजतंत्र, है ना। लेकिन यहां से 1990 में क्या किया गया? इसे मल्टी पार्टी बनाया गया। मल्टी पार्टी सिस्टम की शुरुआत की गई। अब जब मल्टी पार्टी सिस्टम की शुरुआत की गई थी तो बाबू क्या हुआ? यहां से मल्टी पार्टी सिस्टम की शुरुआत के बाद काफी सारे लोग, ठीक है, किसकी डिमांड करने लगे? ऑटोनॉमी के। आप बेसिकली अब यहां से ना राजा को फील होने लगा कि भाई मेरी तो सारी शक्तियां खत्म होती आ रही हैं। तो 2002 में जाके उसने दोबारा से संसद को भंग कर दिया, ठीक है, संसद को भंग कर दिया। 2002 में दोबारा जब संसद को भंग कर दिया बेटा, तो क्या अब लोग दोबारा राजतंत्र में जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। लोगों ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया और अंतिम रूप से 2008 में जो वहां के राजा थे ज्ञानेंद्र, उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा, ठीक है। अपना पद छोड़कर क्या करना पड़ा बेटा? वहां पे लोकतंत्र लाना पड़ा। और अंतिम रूप से जो राजा थे वो ज्ञानेंद्र ही थे। और यहां से पता लग गया था नेपाल एक ऐसा देश रहा है जहां पे संविधान में मौलिक प्रावधान ना होने गए थे। कई बार संविधान बना और कई बार संविधान टूटा।
अब एक क्वेश्चन और आता है बेटा यहां से ना, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहा हूं जो जो आते हैं बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं। अब एक क्वेश्चन आता है मेरे बाबू, क्या यहां से कि संविधान को संपूर्ण जनता नहीं प्राय एक छोटा सा समूह ही खत्म कर सकता है। बिल्कुल सही सेंटेंस है कि संविधान को तोड़ने के लिए पूरी जनता नहीं बल्कि एक छोटा सा ग्रुप ही काफी है। छोटा सा ग्रुप का मतलब क्या है बाबू, यहां पे इसका मतलब है जैसे कि कुछ ग्रुप होते हैं, कुछ समूह होते हैं जो अपने हित साधने के लिए, किसके लिए, अपने हित साधने के लिए सरकार को कठपुतली बना देते हैं, संविधान को कठपुतली बना देते हैं, नियमों को कठपुतली बना देते हैं। ऐसी कंडीशन में हर एक ग्रुप चाहता, अगर कोई एक ग्रुप पे पावर होती तो वो चाहता और पावर आ जाए, और पावर आ जाए, और ज्यादा पावर के चक्कर में बेटा वो क्या करता, उसको अपनी साइड खींचते 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 पूरे संविधान को ही खत्म कर देता। तो भारतीय संविधान ने इसका इलाज करने के लिए क्या रास्ता अपनाया, तो भारतीय संविधान ने इसका इलाज करने के लिए बेटा रास्ता अपनाया कि भारतीय संविधान ने कहा भैया हम क्या करेंगे, शक्तियों का विभाजन करेंगे, है ना, शक्तियों का विभाजन करेंगे। किस किस में किया विभाजन, तो विभाजन हुआ बेटा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में। हमारे देश में पता है ना लोकतंत्र के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं और चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। पहला स्तंभ कौन सा है, विधायिका, दूसरा कौन सा है, कार्यपालिका, और तीसरा कौन सा है, न्यायपालिका। अब ये क्यों बनाए गए हैं भाई, तो इसमें ये होता है भाई कोई एक एजेंसी अगर कोशिश करे कि देश की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ले, संविधान की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ले, तो बाकी उसे रोकने के लिए पूरे तरीके से तत्पर रूप से काम करते हैं, क्योंकि तीनों आपस में बिल्कुल फ्रीड है, बिल्कुल आजाद है ना, कोई इन्हें रोक टोक नहीं है। क्लियर हुई नहीं हुई बात। तो इस तरीके से हम अपने संविधान को क्या करते हैं बाबू, बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस करने वाला समझ गए ना, एक तरीके से संतुलित करते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट, ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं। सभी बच्चे साथ के साथ कॉपी लेके बैठा करो, लिखते रहा करो, है ना, इससे आपको और भी ज्यादा समझ आएगा। और किसी बच्चे को हेल्प चाहिए हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर हर एक वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है, हर एक बच्चा मेरे को व्हाट्सअप करके हेल्प मांग सकता है। क्लियर हुई बात। अब इसके बाद बाबू क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है हमारा, इसके बाद आ जाता है संविधान सभा की कार्यविधि। कार्यविधि का मतलब क्या होता है, किस तरीके से संविधान सभा काम कर रही थी। देखो संविधान बनाना कोई एक बहुत मामूली काम नहीं था, इसीलिए संविधान सभा ने क्या किया भाई, कई सारी समितियां बनाई। क्या बनाई, समितियों का निर्माण किया। समितियां मतलब कि कमिटीज, है ना, जिसमें प्रमुख रूप से समितियों के जो अध्यक्ष थे, टोटल मैं आपको बताऊं बेटा तो 22 समितियां थी। टोटल कितनी थी, 22 समितियां। उन 22 समितियों में 14 समितियां तो बहुत छोटी थी और 8 समितियां बड़ी थी। इसलिए आपके एनसीईआरटी में कितनी समितियां लिखी गई हैं बेटा, 8 मेंशन है। कितनी है, 8। प्रमुख रूप से ज्यादातर समितियों के अध्यक्ष कौन थे भाई, नेहरू जी, है ना, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और कौन थे, जवाहरलाल नेहरू हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, वल्लभ भाई पटेल के साथ और कौन हो गए बाबू, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर। यही प्रमुख नेता थे जो ज्यादातर समितियों के अध्यक्ष बनकर बैठे हुए थे। ठीक है, अब सभी समितियों की आपस में बनती, सभी जितने भी अध्यक्ष थे, है ना, जितने लोग थे आपस में बनती नहीं थी। जैसे कि अंबेडकर साहब पूर्ण रूप से कांग्रेस के विरोधी थे, है ना कहीं एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, उसके बावजूद
उन्होंने अपने हित ना साधते हुए, अपने फायदे ना देखते हुए पूरे देश के फायदों के लिए एक अच्छा संविधान तैयार किया, सबने मिलजुल कर काम किया। इनमें जो सबसे प्रमुख समिति है बेटा क्लास 11th के लिए, वो पूछता है प्रारूप समिति। कौन सी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ बेटा? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947, ठीक है। 48 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर साहब थे। कौन थे? अंबेडकर साहब इनके अध्यक्ष थे। और इसके साथ साथ बेटा अंबेडकर साहब को संविधान का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का जनक। संविधान का जनक क्यों कहा जाता है इन्हें? तो संविधान का जनक कहने के पीछे रीजन ये है बेटा, क्योंकि प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया था, है ना। इनके साथ 7 सदस्य और भी थे। कितने? ये एक 7 सदस्य समिति थी। क्लियर हुई बात? किस तरीके से संविधान सभा में काम चल रहा था? कोई डाउट? ये उधर की कार्यविधि थी, ठीक है। अब बेसिकली कार्यविधि में मैं एक और चीज बताऊं, हर एक कोई मुद्दा आता, उस मुद्दे पर बहुत बहस होती थी। बहस होने का मतलब क्या है? बड़े स्तर पर उस पर वाद विवाद होते थे, है ना। वो फिर एंड में प्रिंट किया जाता था। प्रिंट मतलब कि अखबार में छाप दिया जाता था। फिर जनता भी उस पर क्या करती थी? अपने व्यूज ऐड करती थी। क्लियर हुई बात? और एंड ऑफ द पॉइंट क्या होता था बेटा? सबकी सहमति बन जाती थी तो उस पर साइन हो जाते थे। लेकिन एक टॉपिक ऐसा भी है बेटा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। कौन सा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिस पर कोई डिबेट नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, डायरेक्ट वो लागू हो गया। कौन सा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्लियर हुई बात? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, एक ऐसा टॉपिक बताइए जो बिना किसी विवाद या बिना किसी डिबेट के सीधे तौर पर लागू हो गया था। क्लियर है? अब आगे बढ़े बेटा। अब हम पढ़ेंगे संविधान के सोर्स। आखिर जो हमारा संविधान बना, हमने कहां से क्या क्या लिया। तो देखो बेटा, संविधान सभा के जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बेटा जो है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। हमारा लगभग 60 से 70% संविधान इसी में से बना है, ठीक है। फिर ब्रिटिश संविधान में से हमने कुछ लिया हुआ है, जैसे कि क्या क्या बेटा? संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया यानी कि कानून बनाने का प्रोसेस, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। ऐसे ही कुछ ऐसे तत्व हैं बेटा जो हमने अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, जैसे कि मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब कुछ पॉइंट है जैसे कि आयरलैंड से लिया हमने डीपीएसपी को। किसको? डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है बाबू? डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। अब कुछ पॉइंट है हमने कनाडा के संविधान से ले लिया है, जैसे कि एक मजबूत केंद्रीय सरकार होगी, राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत होगा। ये सब हमने कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कहां से लिया बेटा? फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मौलिक अधिकार बताया था। कभी कभी बेटा मौलिक कर्तव्य अगर पूछ ले, हमने कहां से लिए हैं? मौलिक अधिकार हटा के मौलिक कर्तव्य पूछ ले तो आप बताओगे बेटा यूएसएसआर के संविधान से। किससे? यूएसएसआर। इसे उस टाइम पे सोवियत संघ कहते थे। आप 12th में पढ़ोगे कि ये 15 टुकड़ों में टूट गया था। क्लियर हुई नहीं हुई बात? आ गया समझ? इसके बाद बाबू सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, वो ये आता है कि भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ की भांति है जिसमें विभिन्न देशों के संविधानों के फूलों की महक आती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हम कहेंगे यस दिस इज राइट, है ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अलग अलग देशों के संविधानों को जोड़कर अपने संविधान को बनाया। फिर बताओगे कौन कौन से देश के संविधान से क्या लिया है। और एक क्वेश्चन इसी के उल्टा आ जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान एक तरीके से चुराया हुआ संविधान है ना, या उधार का थैला है। तो चुराया हुआ संविधान तो बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि अगर हम संविधान को चुराते तो बेसिकली क्या करते, कोई एक संविधान लेते उसका पूरा कॉपी पेस्ट मार देते। लेकिन हमने क्या किया, अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ा और अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद हमने ये फैसले लिए कि कौन सी व्यवस्था को अपनाना है और कौन सी व्यवस्था को नहीं अपनाना। इस पर डॉक्टर अंबेडकर साहब भी कहते हैं
कि संविधान, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो पहला लिखित संविधान बना था वो बन गया था 1789, जो कि अमेरिका का था। ठीक है, तो जो संविधान के मूल तत्व थे, मूल तत्व अब समानता, स्वतंत्रता, है ना, बंधुत्व, या अगर मैं आपसे बात करूं बेटा नागरिकता या मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य, है ना, या बात करूं बेटा मैं आपसे क्या संसदीय प्रणाली, या फिर मैं बात करूं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अब ये सब पद कैसे बदल देते हैं हम? कोई संविधान को बदलने का ऑप्शन दिखता है? अब भैया मैं कहूं कि तुमने अपना घर बनाया, वो चुराया हुआ घर है, तुमने भी वैसे ही बनाया जैसा कि मैंने बनाया था। अब मैंने ईंटें लगाई थी, तुमने भी ईंटें लगा दी। मैंने सीमेंट लगाया था, तुमने भी सीमेंट लगा दिया। मैंने टाइल लगाया था, तुम भी टाइल लगा दिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुमने घर चोरी कर लिया। अब भैया जो मूलभूत सिद्धांत है, जो बेसिक सिद्धांत है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। आई बात समझ? कोई डाउट किसी बच्चे को? ये चैप्टर यहाँ पे बेटा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब मैं आपके साथ मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर में हिस्ट्री के साथ, ठीक है, जो मेसोपोटामिया है। उम्मीद करता हूं बेटा वीडियो क्लियर हो गई होगी, पूरा समझ आ गया होगा। बस आप जाते आते एक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करते हुए जाना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आने वाले टाइम पे आपके पूर्ण रूप से काम हम ही आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।